ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो ठीक है, आज हमारा ओएम पेपर शुरू हो रहा है। तो ठीक है, तुम्हारा सीएमए ग्रुप 2 में, इंटर का ग्रुप 2 में जो 4 पेपर है, तो सबसे आसान पेपर तुम्हारा ओएम। इसका मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट सबसे आसान पेपर रहेगा तुम्हारे लिए। तो ठीक है, आराम से इस पेपर में 60 प्लस मार्क आएगा। आराम से, बहुत आसान से 60 प्लस मार्क आएगा। अगर तुम इस पेपर में 60 प्लस मार्क नहीं ला पाओगे तो तुम्हारा ग्रुप 2 में इतना अच्छा मार्क नहीं आएगा, क्योंकि ग्रुप 2 का सबसे मार्क फेचिंग पेपर तुम्हारा ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ठीक है, चलो आज शुरू करेंगे। ज़्यादा क्लास नहीं लगेगा, 30 to 35 क्लास लगेगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट ओएम एंड एसएमएम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम ओएम एसएमए का सिलेबस देखेंगे, फिर इसके बाद एक एक टॉपिक डिस्कशन करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो ठीक है, चलो सबसे पहले लिखो सिलेबस। मैं एक काम कर रहा हूँ, चैप्टर का लास्ट में जगह है, तो हाँ लिखो सिलेबस ऑफ ओएम एंड एसएम। ये तुम्हारा कंबाइंड पेपर है। ओएम कुछ पोर्शन ओएम का होगा, कुछ पोर्शन एसएम का होगा। एसएम का मतलब स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, ओएम का मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ठीक है, चलो ये देखो मैंने लिखा ओएम एंड एसएम। इसका 2 पार्ट है, पार्ट 1 ओएम, पार्ट 2 एसएम। ठीक है, चलो ओएम तुम्हारा 70 मार्क का, एसएम तुम्हारा 30 मार्क्स का। आप बोलेंगे सर इधर उधर हो सकता है, बेटा नहीं हो सकता है। ओएम का 70 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एसएम से तुम्हें 30 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है, हमारा टारगेट इस पेपर में 80 प्लस। आप बोलेंगे सर क्या सच में 80 आएगा? डेफिनेटली 80 आएगा। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, प्रॉपरली रिवीजन करोगे, तो जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आप पढ़ के जाओगे एग्जाम को, तुम्हारा डेफिनेटली 80 प्लस आएगा ही आएगा। तो ठीक है, इस बात का गारंटी मैं दे रहा हूँ। चलो ओएम जो 70 मार्क का हुआ उसका डिटेल से लिखो। पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन, मतलब ओएम क्या होता है। दूसरा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ऑपरेशन प्लानिंग। ठीक है, तीसरा चैप्टर हुआ डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल। डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल। डिजाइनिंग ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग, एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। फिफ्थ वन इज प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। Sixth one is project management. Sixth one is project management. Seventh one is economics of maintenance and spare management. ठीक है बेटा, तुम्हारा ऑपरेशन मैनेजमेंट का सेक्शन में इस 7 ही चैप्टर है, तो इस 7 चैप्टर से तुम्हें 70 मार्क पूछा जाएगा। इसका मतलब हर चैप्टर से तुम्हें 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चैप्टर पर चैप्टर 10 मार्क। तो ठीक है, देखो ये जो 7 चैप्टर है इसमें कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ प्रॉब्लमेटिकल चैप्टर है, लेकिन जो भी प्रॉब्लमेटिकल चैप्टर है वो बहुत आसान चैप्टर रहेगा। तो ठीक है, अगर तुम
ये ओएम पोर्शन को अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा ग्रुप 3 मतलब इंटर के बाद जो फाइनल का पहला ग्रुप 3 होगा उसमें एक स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है। पूरा पूरा का पूरा ओएम तुम्हारा स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सिलेबस में है। ये था जो सीए में इंटर स्टूडेंट, जो सीए इंटर स्टूडेंट तो उनके लिए फाइनल में उनके लिए फाइनल में ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोई यूजेस नहीं होगा, लेकिन उन लोगों का कॉस्टिंग का एक पेपर है तो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंट का पेपर में अब उन लोगों का ऑपरेशन मैनेजमेंट का कुछ पोर्शन यूज होगा। तो ठीक है, चलो तो हमारा कैरियर के लिए, हमारा प्रोफेशनल कैरियर के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, इसमें कुछ पोर्शन थ्योरी रहेगा, कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल रहेगा, लेकिन हमारे लिए थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी भी आता है, एग्जाम में प्रैक्टिकल भी आता है। तो ठीक है, चलो आप बोलेंगे सर ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उसका सिलेबस दे दीजिए। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस लिखो। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। नंबर 3 फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। नंबर 3 फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक है बेटा, ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो पोर्शन है, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पोर्शन ओनली सीए में इंटर ग्रुप 2 के लिए, और सीए इंटर के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस में और कुछ इंक्लूड है। तो आप लोग जो भी सीए इंटर का स्टूडेंट ओएम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्लास कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए सेपरेटली आपको दिया जाएगा आप लोग का सिलेबस एंड आप लोग का वीडियो। तो ठीक है, चलो यही था हम लोग का ओएम एंड एसएम का सिलेबस। तो ठीक है, आज हम ओएम पोर्शन शुरू करेंगे, मतलब पहले हम ओएम पोर्शन शुरू करेंगे, फिर ओएम को खत्म करने के बाद हमें एसएम पोर्शन शुरू करना है। तो मेरा टारगेट ओएम तुम्हारा 25 क्लास लगेगा, एसएम तुम्हारा 5 क्लास लगेगा, तो कुल मिला के 30 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, चलो सबसे पहले हम ओएम का चैप्टर 1 करेंगे, जो कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो देखो बेटा, इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिसेंट ट्रेंड क्या होता है, मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट में रिसेंट ट्रेंड क्या होता है, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक सीखेंगे। तो इसका मतलब ये चैप्टर पूरा का पूरा तुम्हारे लिए थ्योरी, लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट जो ये चैप्टर है ना, ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में एकदम बेस्ट, मतलब ये चैप्टर आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट पेपर के लिए बेसिक रहेगा। मतलब पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि ओएम क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रिसेंट डेवलपमेंट मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट व ऑपरेशन सिस्टम में रिसेंट डेवलपमेंट क्या होता है। तो ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। तो ठीक है, तो लिखो, देखो बेटा, तुम्हारे पास पीडीएफ भी होगा, तुम्हारे पास तुम्हारा स्टडी मैट भी होगा। तो ये और एक बात मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ कि ये पेपर के लिए आपको कुछ भी रेफरेंस बुक्स का फॉलो करना नहीं चाहिए। आप कुछ भी रेफरेंस बुक्स फॉलो नहीं करेंगे, ओनली आप तुम्हारा स्टडी मैट को कवर करके जाओगे, तो तुम्हारे लिए केवल स्टडी मैट एंड पिछला साल का जो सजेस्टेड है, तो ये दोनों को तुम्हें कवर करना है ओएम पेपर के लिए। हाँ, कॉस्ट एफएम हुआ अकाउंट से, हाँ तुम रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हो, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर तुम्हें अच्छा मार्क लाना है तो ओनली स्टडी मैट को तुम रेफर करो, ओनली स्टडी मैट, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट ओनली स्टडी मैट से क्वेश्चन पूछेगा ओएम के लिए। तो ठीक है, पूरा का पूरा 100 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारा स्टडी मैट से पूछा जाएगा, इस बात का गारंटी मैं देता हूं पर्सनली। तो ठीक है, चलो सबसे पहले लिखो व्हाट इज ओएम, मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। देखो बेटा, मेरे पीडीएफ में कुछ थ्योरी भी पहले से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लिखने के लिए राइटिंग स्पेस है। तो ठीक है,
जो मैं राइटिंग स्पेस में लिखूंगा वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो मैं राइटिंग स्पेस में लिखूंगा उसी को तुम्हें एग्जाम में लिखना है। चाहे तो पीडीएफ मतलब जो पहले से प्रिंटेड है उसको तुम रीडिंग करोगे, उसका मतलब समझोगे, उसका ऑब्जेक्टिव समझोगे, इसका कंक्लूजन लोगे, वो कंक्लूजन को हम राइटिंग स्पेस में लिखेंगे। इसका मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज रहेगा जो राइटिंग स्पेस दिया हुआ है, और जो मैं क्लास में लिखूंगा वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा। उसी लैंग्वेज को तुम्हें एग्जाम में लिखना है अगर अच्छा मार्क लाना है तो ठीक है। चलो, तो सबसे पहले लिखो व्हाट इज ओएम। ठीक है, देखो बेटा, ओएम का मतलब होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ओएम का मतलब होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो लिखो मेरे साथ साथ, ओएम इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। OM is the part of management of organization that is responsible for producing goods पब्लिक सर्विसेज। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है उसको कई सारे पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, रिसर्च मैनेजमेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है उसको हम कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। इसका मतलब जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट रहेगा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन रहेगा। मतलब प्रोडक्शन हुआ, कैसे होगा, कब होगा, कितना क्वांटिटी होगा, ये सब कुछ डिसाइड करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट का टीम। तो ठीक है, चलो, ऑपरेशन मैनेजमेंट का टीम क्या डिसाइड करेंगे? ऑपरेशन मैनेजमेंट का टीम के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी रहा प्रोडक्शन। इसका मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट का टीम डिसाइड करेंगे या ये खुद मैनेज करेंगे कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कब आएगा, कितना क्वांटिटी में आएगा, कब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, ये सारे कुछ मैनेज करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट टीम। तो ठीक है, चलो, और मार्केटिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला नहीं करेंगे क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट अलग होता है। रिसर्च ऑपरेशन मैनेजमेंट का टीम नहीं करेंगे क्योंकि रिसर्च मैनेजमेंट टीम अलग होता है। तो ठीक है, इसका मतलब ओएम मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फॉर प्रोडक्शन। आप अंडरलाइन करो, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। लिखो, ओएम मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट इज मतलब क्या होता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग द ऑपरेशन सिस्टम। ऑपरेशन सिस्टम को मैनेजिंग करने का काम को कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन सिस्टम को मैनेजमेंट करने का काम को कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। आप बोलेंगे सर ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है? तो लिखो नेक्स्ट लाइन आरो देखे, अन ऑपरेटिंग सिस्टम an operation system an operation system is defined as a system oblique configuration of resources combined
configuration of resources combined for the provision of goods, public services। आप बोलेंगे सर आपका डेफिनेशन समझ में नहीं आया। देखो बेटा मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो ठीक है। देखो ऑपरेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम होता है या एक कॉन्फ़िगरेशन करेगा, किस चीज का कॉन्फ़िगरेशन करेगा, रिसोर्सेस का। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इकट्ठा करेगा, किसका, रिसोर्सेस का, फॉर द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब यही होता है कि ऑपरेशन सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम होता है जहां पे हम डिफरेंट मशीन या डिफरेंट इक्विपमेंट या रिसोर्सेस को इकट्ठा करेंगे, जो रिसोर्सेस हमारा प्रोडक्शन के लिए लगेगा, इसका मतलब प्रोडक्शन करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए, सिस्टम चाहिए। सिस्टम होगा तो आपका प्रोडक्शन हो पाएगा। अब बोलेंगे सर क्या सिस्टम, देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लो कि तुम्हें कुछ पेन प्रोडक्शन करना है, तो ठीक है, क्या ऐसे तुम जाओगे फैक्ट्री के मतलब एक रूम के अंदर चले जाओगे, बोलोगे पेन 15,000 क्वांटिटी का पेन आ जाओ, क्या पेन आ जाएगा बेटा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको पेन प्रोडक्शन करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम का मतलब पहले तुम्हें रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है, फिर लेबर या एम्प्लॉय इकट्ठा करना है, फिर मशीन इकट्ठा करना है, फिर ये सारे चीज को आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद तुम क्या करोगे ना, इनपुट डालोगे, वो प्रोसेसिंग होगा, तुम्हें आउटपुट मिलेगा। तुम इनपुट डालोगे, वो प्रोसेसिंग होगा, तुम्हें आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये ऑपरेशन मैनेजमेंट या ऑपरेशन सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें कई सारे रिसोर्सेस को हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो रिसोर्सेस हमारा प्रोडक्शन में आएगा। तो ठीक है, चलो ऑपरेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बोलेंगे हाँ सर ऑपरेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो देखो आपके सामने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। एन ऑपरेशन सिस्टम इज डिफाइंड एज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, कंबाइंड फॉर द प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप बोलेंगे सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए। देखो बेटा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, बस, टैक्सी सर्विसेज, टेलर्स, होटल्स एंड डेंटिस्ट आर एग्जांपल ऑफ ऑपरेशन सिस्टम। तो चलो मान लो तुम्हें कुछ रिटेलिंग काम करना है। रिटेलिंग काम का मतलब कुछ प्रोडक्ट खरीद के बेचना है, तो ठीक है, तुम्हें एक सिस्टम चाहिए कि परचेज होगा, फिर उसके बाद वो जाके तुम्हारा शोरूम में डिस्प्ले होगा या गोडाउन में रहेगा, फिर वहीं से तुम्हें कस्टमर को डिस्पैच करना होगा। तो ठीक है, एक सिस्टम होना चाहिए। तो हर जगह पे तुम्हें एक सिस्टम फॉलो करना है। तो ऑपरेशन सिस्टम का मतलब एक सिस्टम जिस सिस्टम से तुम प्रोडक्शन करोगे, तो ठीक है। चलो अब बोलेंगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम में और क्या होता है। देखो एनी ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स इनपुट यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेस टू क्रिएट आउटपुट। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में या ऑपरेशन सिस्टम में क्या होता है, इनपुट को प्रोसेसिंग करके आउटपुट बनाया जाता है। मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट को प्रोसेसिंग करके आउटपुट को कन्वर्ट किया जाता है। तो ठीक है, इसका मतलब सिस्टम में क्या होता है, ना सिस्टम में इनपुट को प्रोसेसिंग करते, जैसे कि तुम्हें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। सिस्टम में क्या होता है, इनपुट को प्रोसेसिंग करते हैं, तुम्हें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो इस बात को, कहां चला गया। देखो एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स इनपुट into output by प्रोसेसिंग। इसका मतलब पहले रहेगा इनपुट,
फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, आउटपुट। ये तीनों को अगर हम एक बॉक्स में डाल देंगे तो ये बॉक्स का नाम हो जाएगा ऑपरेशन सिस्टम। ये तीनों को अगर हम एक बॉक्स में डाल देंगे तो ये बॉक्स का नाम हो जाएगा क्या, ऑपरेशन सिस्टम। तो ठीक है, चलो आप बोलेंगे सर ये जो प्रोसेसिंग होगा, ये प्रोसेसिंग फिजिकल प्रोसेसिंग हो सकता है, नहीं तो मशीन प्रोसेसिंग भी हो सकता है। फिजिकल प्रोसेसिंग भी हो सकता है, मशीन प्रोसेसिंग भी हो सकता है। तो चलो फटाफट बोलो, अभी तक हम क्या समझे, बोलो। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो ठीक है, जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहता है? प्रोडक्शन। तो जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है प्रोडक्शन, तो ठीक है, ये रहा ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये रहा ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ठीक है, ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है? ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है ना, एक सिस्टम होता है जिससे इनपुट प्रोसेसिंग होगा या प्रोसेस, फिर उसके बाद आउटपुट बनेगा। इनपुट प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा? आउटपुट बनेगा। तो यही था हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन सिस्टम। ठीक है, अब देखो, any operating system convert input using physical resources to create output, the function of which is to satisfy customer wants। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? वो कन्वर्ट कर रहा है किसको? इनपुट को। मतलब इनपुट को वो बनाएगा आउटपुट। उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ना? सैटिस्फाई कस्टमर वांट। आप अंडरलाइन करो, सैटिस्फाई कस्टमर वांट। इसका मतलब द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इज सैटिस्फाइंग द कस्टमर या कस्टमर satisfaction। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द satisfaction ऑफ कस्टमर। तो ठीक है, चलो, द क्रिएशन ऑफ गुड्स The creation of goods or services involves transforming or converting input into outputs। इसका मतलब इनपुट को तुम कन्वर्ट करो आउटपुट को, तो इनपुट को तुम कन्वर्ट करो आउटपुट को। एक ही ऑब्जेक्टिव रखो कि जैसे कि तुम्हारा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जैसे कि तुम्हारा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। देखो बेटा, ये जो मेरा टीचिंग है ना, ये मेरा क्या होता है ना, एक सिस्टम होता है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना, कुछ इनपुट यूज करके तो मैं आउटपुट दे रहा हूँ। क्या इनपुट में क्या यूज कर रहा हूँ? देखो बेटा, मेरे इधर बहुत किताब है, बहुत नोट्स है, मैं सारे चीज को पढ़ता हूँ, उससे नॉलेज एक्वायर करता हूँ। तो ठीक है, तो मेरे पास जो नॉलेज हुआ ये मेरे लिए इनपुट हो गया। मैं मेरे अपना नॉलेज को इनपुट मतलब यूज करके तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ या तुम्हें एक वीडियो क्लास दे रहा हूँ। ये जो वीडियो क्लासेस है ये मेरा आउटपुट, तुम्हारे लिए क्या? ये आउटपुट। तुम तब जाके मेरे वीडियो क्लास को देखोगे या पढ़ोगे जब तुम्हें मेरा क्लास अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें मेरा क्लास अच्छा नहीं लगेगा तो तुम नहीं पढ़ोगे। इसका मतलब मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो मेरे दिमाग में मुझे क्या रखना है कि मेरे दिमाग में मुझे रखना है कि मैं इस प्रकार ऐसे वीडियो बनाऊंगा, ऐसे लेक्चर दूंगा जैसे कि एक स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो स्टूडेंट मेरे ऊपर फिदा हो जाएगा, बोला कि हाँ ये सर ओएम अच्छा पढ़ाते हैं, ये सर ओएम अच्छे पढ़ते हैं, अगर ओएम पढ़ना है तो हम इस सर के साथ इस सर के पास पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसका मतलब आप ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमारा खत्म हो चुका है। ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसका एक पार्ट होता है, जो पार्ट हमारा प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो
पार्ट हमारा प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब ये एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करेगा। क्या करेगा? सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करेगा। जो सिस्टम तुम्हें प्रोडक्शन में मदद करेगा, जो सिस्टम तुम्हें प्रोडक्शन में मदद करेगा। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर ऑपरेशन मैनेजमेंट एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करेगा, वो सिस्टम हमारे लिए बनेगा ऑपरेशन सिस्टम, वो सिस्टम हमारे लिए बन जाएगा ऑपरेशन सिस्टम। आप बोलेंगे सर ये ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है? बेटा ऑपरेशन सिस्टम कुछ नहीं होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट बनता है, इनपुट प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट बनता है। आप बोलेंगे सर इनपुट जब प्रोसेसिंग होगा क्या बनेगा? आउटपुट। तो उस वक्त हमें किस चीज का कंसिडरेशन रखना है? आप ओनली वन चीज का कंसिडरेशन, मतलब आप ओनली वन चीज को कंसिडर करोगे, जो तुम्हारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या बेटा ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन तुम्हें समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ सर ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हमें समझ में आ गया। तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। The next topic is objectives of operation management. The next topic is objectives of operation management. तो ठीक है, लिखो objectives of OM। बेटा OM का दो ऑब्जेक्टिव होता है। आप बोलेंगे सर अब तो अभी बताया कि OM का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो बेटा मैंने ब्रॉडली बोला कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब हम डिटेल में अगर देखेंगे तो OM का दो ऑब्जेक्टिव होगा। अगर हम डिटेल में देखेंगे तो OM का दो ऑब्जेक्टिव होगा। तो ठीक है, OM का दो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लिखो OM का दो ऑब्जेक्टिव होता है। पहला होता है कस्टमर सर्विस, मतलब हम जो ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट हमें कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव कस्टमर सर्विस। कस्टमर को ऐसे सर्विस दो जैसे कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन आएगा। तो ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रिसोर्सेस एलोकेशन। देखो बेटा कस्टमर को तो हम सर्विस देना है, कस्टमर को हम सेटिस्फाई करना है, लेकिन फिर भी मुझे तो प्रॉफिट चाहिए ना, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए। तो मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा, मतलब मेरे पास जितना भी रिसोर्सेस है, मैं उस रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करूंगा, जैसे कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो बोलो ऑपरेशन मैनेजमेंट का कितना ऑब्जेक्टिव है? ऑपरेशन मैनेजमेंट का दो ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिसोर्सेस एलोकेशन। तो ठीक है, तो सबसे पहले कस्टमर सर्विस, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है रिसोर्सेस एलोकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस क्या होता है? तो लिखो तुम्हें क्या करना है, मेरे पीडीएफ के साथ साथ तुम्हें अपना एक कॉपी भी मेंटेन करना है, लेकिन कॉपी में बहुत कम हम लिखेंगे, ज़्यादा तो ज़्यादा या मैक्सिमम हमारा पीडीएफ में लिखेंगे। तो ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास मेरा मैट है, तो उस मैट में जो राइटिंग स्पेस है आप वहीं पे लिखो, मैं जिस लिख रहा हूँ। फिर मेरे मैट से तुम अलग से एक अपना नोट बनाना, क्योंकि ओएम पेपर में जितना राइटिंग प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा मार्क आएगा। ओएम पेपर में जितना राइटिंग प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा मार्क आएगा। ये मत समझो कि सर तो अपने कॉपी में अपने मैट में सब कुछ लिखा दिए, हम अलग से क्यों नोट्स बनाएंगे। बेटा तुम्हें क्या करना है, मेरे मैट में मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ उसी तरीके से नोट्स मेंटेन करना। तो ठीक है, फिर मेरे मैट को देख के तुम अपने ढंगे से और एक कॉपी में लिखो जो कि तुम्हारा प्रैक्टिस मैट होगा, जो भी तुम्हारा प्रैक्टिस नोट्स होगा। तो ठीक है, चलो तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कस्टमर सर्विस। तो लिखो पहला ऑब्जेक्टिव कस्टमर सर्विस।
तो मैं जो नोट लिखा रहा हूं ना, ये तुम्हारे लिए की पॉइंट होगा। की पॉइंट का मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर एग्जाम में तुम्हें याद आ गया, इसका मतलब पूरा का पूरा तुम लिख सकते हो। तो ठीक है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सर्विस। तो ठीक है, कस्टमर सर्विस में हमें क्या लिखना है, तो लिखो पॉइंट नंबर आई, इट इज की ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएम। मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट का सबसे महान या सबसे इंपॉर्टेंट या प्रधान ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सर्विस। मतलब ओएम इज बेसिकली कंसर्न विथ कस्टमर सर्विस। ओएम इज बेसिकली कंसर्न विथ कस्टमर सर्विस। तो ठीक है, पॉइंट नंबर डबल आई, ओएम इज फॉर द satisfaction of a customer wants. OM is for the satisfaction of customer wants. इसका मतलब OM solely dedicated for customer satisfaction। इसका मतलब ओएम को अगर हम पूछेंगे कि तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, वो बोलेगा कि मैं कस्टमर को ज्यादा प्यार करता हूँ, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट लिखो, सेटिस्फेक्शन मीन्स। अब बोलेंगे सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है, आप बोलेंगे सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है मेक हैप्पी द कस्टमर, मेक हैप्पी द कस्टमर, कस्टमर को खुश कर रहा हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइमिंग। मतलब अगर तुम्हारा कॉस्ट को देखेगा तो कस्टमर भी खुश होगा कि हाँ ये बढ़िया कॉस्ट का मतलब कॉस्ट जितना कम होगा कस्टमर उतना खुशी होगा। तुम्हारा क्वालिटी देखेगा, खाली कॉस्ट नहीं देखेगा, तुम्हारा कॉस्ट के साथ क्वालिटी को भी कंपेयर करेगा, बोलेगा कि हाँ ये जो कॉस्ट में दे रहा है, इस कॉस्ट में इतना अच्छा क्वालिटी और कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब कस्टमर खुश हो जाएगा। तो ठीक है, फिर उसके बाद खाली कॉस्ट क्वालिटी देखने से नहीं होगा, टाइमिंग भी देखना पड़ेगा। मतलब जब कस्टमर को चाहिए तब देना चाहिए। मान लो आपका एग्जाम दिसंबर में, अगर मैं क्लास बढ़िया कॉस्ट में बढ़िया क्वालिटी में अगर दिसंबर के बाद दूंगा, क्या आपको मेरा क्लास अच्छा लगेगा? आप बोलेंगे नहीं सर अच्छा तो नहीं लगेगा। तो इसका मतलब तीन चीज को ध्यान में रखो, कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइमिंग। कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइमिंग, इस तीन चीज को कंसिडरेशन लेके तुम प्रोडक्ट बनाओ, देखोगे तुम्हारा प्रोडक्ट जो भी यूज करेगा वो अपने आप खुशी हो जाएगा। तो ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब satisfy the customer in terms of क्या, कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइमिंग, कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइमिंग। तो इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब मैं फिर से डिटेल में लिख रहा हूं, आप ऐसे भी लिखो क्योंकि ये तुम्हारा क्लास नोट्स है। तो लिखो प्राइमरी objectives of OM is to provide primary objectives of OM is to provide right thing, मतलब सही गुड्स मतलब राइट थिंग आपको प्रोवाइड करना है एट राइट प्राइस एट राइट टाइम। मतलब कस्टमर तब भी खुशी होगा, कस्टमर को तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर तुम उसको राइट थिंग राइट प्राइस में और राइट टाइम में दे रहे हो। तो ठीक है, तो बोलो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था ओएम का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ओएम का था कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर सर्विस मीन्स मेक हैप्पी द कस्टमर। आप बोलेंगे सर कस्टमर कैसे खुशी होगा? कस्टमर को राइट थिंग दो, मतलब राइट
गुड्स दो एट राइट टाइम एट ए राइट प्राइस। तो ठीक है, चलो आप बोलेंगे सर और थोड़ा डिटेल में समझाइए कस्टमर सर्विस का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, मैंने आपको एक टेबल दे रहा हूं, जो टेबल तुम्हें बताएगा कि कस्टमर को खुशी करने के लिए तुम ज़्यादा किस चीज़ को देखोगे, फिर कम किस चीज़ को देखोगे। मतलब मुझे कस्टमर का सुनो, मुझे तुम्हें खुशी करना है, तो ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा क्वालिटी चाहिए, अच्छा क्वालिटी चाहिए। इसका मतलब मेरा क्लास का क्वालिटी, मेरा क्लास का कवरेज अच्छा होना चाहिए, तो ठीक है। फिर भी तुम्हें कॉस्ट को एफोर्ड कर सकता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं अनरीजनेबल प्राइस ले लूँगा, तुम्हें कॉस्ट एफोर्ड कर सकता हूँ। तो तुम्हें कॉस्ट अगर थोड़ा बढ़ जाता है तुम्हें चलेगा, लेकिन क्वालिटी में अगर थोड़ा कम हो जाता है तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने प्राइमरी कंसिडरेशन किसको देना है, तुम्हारा एजुकेशन का क्वालिटी को, लेकिन मेरे सेकेंडरी कंसिडरेशन किसको देना है, मुझे सेकेंडरी कंसिडरेशन देना है किसको, कॉस्ट को। तो ठीक है, ठीक है, मान लो कि ये मेरा कोचिंग का नहीं, मैं कुछ प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा हूँ, तो ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब मैं तुम्हें कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का मतलब मान लो वो एक कार है, तो ठीक है। मैंने देखा कि तुम्हें कार का क्वालिटी अच्छा चाहिए, लेकिन तुम ज़्यादा कॉस्ट एफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा ना, जो लोअर मतलब किसका क्या बोलते हैं, जिनका इनकम लोअर होता है, मतलब लोअर लेवल में जो रहते हैं, उन लोगों को भी कार यूज करने का शौक है। तो अगर मैं उस कैटेगरी कस्टमर को फोकस करूंगा, तो मुझे क्या कंसिडरेशन देखना है कि सबसे पहले कॉस्ट कम रखो, फिर उसके बाद जितना मैं कॉस्ट रखूंगा मतलब वो सबसे कम होना चाहिए, फिर उसके बाद जो भी गुड्स आएगा तो जितना क्वालिटी होगा चलेगा। तो देखो, कार जो प्रोवाइड, कार कंपनी अगर आप देखोगे तो दो तरीके का कार कंपनी में आपको डिस्कशन में दे रहा हूं। पहला हुआ ऑडी, दूसरा हुआ नानो। नानो का भी बहुत अच्छा मार्केट है, ऑडी का भी बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन जो कंपनी ऑडी कार बनाया वो प्राइमरी कंसिडरेशन किसको रखा, कंफर्ट को। क्योंकि ऑडी कार जो बनाया वो रिच लेवल मतलब रिच कस्टमर के लिए बनाया। वो देखा कि रिच जो कस्टमर रिच होते हैं उन लोगों को पैसा का कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ता है, तो उन लोगों को कंफर्ट चाहिए। तो इसीलिए ऑडी जब बनाया, ऑडी कार ने क्या किया ना, क्वालिटी को प्राइमरी कंसिडरेशन में डाल दिया, कॉस्ट को सेकेंडरी कंसिडरेशन में डाल दिया। लेकिन जो नानो कार बनाया वो बोला कि जो मतलब लो इनकम करते हैं उन लोगों को भी कार खरीदने का शौक है, लेकिन उन लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो ऑडी कार खरीद सकते हैं। तो इसीलिए पहले नानो वाला कंपनी क्या किया, मुझे 2 लाख में एक कार देना है, इसका मतलब वो प्राइमरी कंसिडरेशन किसको रखा, कॉस्ट को। फिर सेकेंडरी कंसिडर, अच्छा 2 लाख मतलब कॉस्ट तो कम हो गया, ऑडी कार 50 लाख से 1 करोड़ होता है, लेकिन 2 लाख में आपको कार मिलेगा, तो ठीक है, तो कॉस्ट तो बहुत कम हो गया। क्या कार के जगह पे ऑडी सॉरी नानो कंपनी आपको ऑटो दे दिया क्या, नहीं तो कार का फॉर्मेट में दिया, तो इसका मतलब क्वालिटी को वो सेकेंडरी कंसिडरेशन में डाल दिया। तो इसीलिए अगर आपको कस्टमर को खुशी करना है तो देखो तुम्हारा कस्टमर किस लेवल में रहते, तुम्हारा कस्टमर किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो ठीक है, उन कैटेगरी के लिए तुम्हारा प्राइमरी कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, सेकेंडरी कंसिडरेशन क्या होना चाहिए। मतलब कस्टमर को खुशी करने के लिए तुम्हें कुछ कंसिडरेशन को प्राइमरी में डालना पड़ेगा और कुछ कंसिडरेशन को सेकेंडरी में डालना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो प्राइमरी कंसिडरेशन किसको दोगे, सेकेंडरी कंसिडरेशन मतलब अदर कंसिडरेशन किसको दोगे। अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो गुड्स ऑफ ए गिवन और रिक्वेस्टेड और एक्सेप्टेबल सेटिस्फेक्शन को प्राइमरी कंसिडरेशन दोगे। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या होता है, देखो एक कस्टमर ऑर्डर दिया, तो कस्टमर जिस प्रकार का ऑर्डर दिया मतलब कस्टमर जो स्पेसिफिकेशन बोला उसी स्पेसिफिकेशन का गुड्स तुम्हें प्रोवाइड करना है। तो ठीक है, अगर कस्टमर ऑर्डर नहीं दिया
तो एक एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन का गुड्स होना चाहिए। देखो मान लो तुम्हारा एक मोबाइल चाहिए, तुम्हारा मोबाइल नहीं चाहिए, चलो तुम्हें ड्रेस चाहिए, तो ठीक है, मैं एक कंपनी में ड्रेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब गारमेंट का बिजनेस मेरा। तो ठीक है, मेरा जो कस्टमर आएगा, दो तरीके का कस्टमर आएगा। कुछ कस्टमर आएंगे बोलेंगे कि चलो मेरे लिए इस प्रकार का इस डिजाइन में एक शर्ट बनाओ, तो उस कैटेगरी के लिए मुझे क्या करना है ना, जो कस्टमर जिस डिजाइन में मतलब जिस स्पेसिफिकेशन में मुझे ऑर्डर दिया, मुझे ऐसे स्पेसिफिकेशन मतलब फीचर्स दे के उसको प्रोवाइड करना है। तो ठीक है, वो तो हो गया जो लोग स्पेसिफिक ऑर्डर देते हैं, ये तो हो गया जो लोग स्पेसिफिक ऑर्डर देते हैं। फिर कुछ लोग क्या होते हैं ना, ऑर्डर नहीं देते, फिर जाके शोरूम से एक शर्ट खरीदते हैं। तो मतलब हम जो रेडीमेड शर्ट करते हैं, तो वहाँ क्या होता है ना, रेडीमेड शर्ट जब मैं बनाऊंगा, मतलब कुछ ऑर्डर मुझे नहीं आया, जो कस्टमर आएंगे मेरे शोरूम से शर्ट देख के खरीदेंगे, मैंने उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए एक एक्सेप्टेबल कंडीशन का शर्ट बनाना पड़ेगा। एक्सेप्टेबल कंडीशन का मतलब जो जिस प्रकार का शर्ट अभी मार्केट में चलता है। तो मैंने क्या किया ना, रेडीमेड का एक शर्ट बनाया, इधर इतना होल होगा, यहाँ पे एक बड़ा होल कर दूंगा, तो पॉकेट नहीं होगा, कलर नहीं होगा, बटन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो शर्ट लेके मैंने, मतलब वो एक नॉर्मल कपड़ा जैसे, तो उसको लेके मैंने शोरूम में शो कर डिस्प्ले कर दिया। मैं बोलूँगा कि इसको कोई कस्टमर खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो शर्ट मेरा एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन या कंडीशन में नहीं है। तो चलो हम डिटेल में तो चर्चा करेंगे। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसको प्राइमरी कंसिडरेशन देना है और किसको सेकेंडरी कंसिडरेशन देना है। देखो अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो प्राइमरी कंसिडरेशन किसको देना है, गिवन या रिक्वेस्टेड या एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन। गिवन क्या, गिवन, रिक्वेस्टेड और एक्सेप्टेबल स्पेसिफिकेशन। और सेकेंडरी किसको देना है, कॉस्ट को, फिर टाइमिंग को। तुम्हें तीन चीज को कंसिडरेशन पे लेना है। पहला हुआ क्या, क्वालिटी, मतलब फीचर्स ऑफ गुड्स, दूसरा कॉस्ट, तीसरा टाइम। अगर तुम मैन्युफैक्चर में रहते हो, तो तुम्हें फीचर्स को प्राइमरी, कॉस्ट, टाइमिंग को सेकेंडरी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कॉस्ट और टाइमिंग को इग्नोर करोगे, चलो जितना कॉस्ट होगा चलेगा, नहीं बेटा, कॉस्ट और टाइमिंग को कंसिडर करना है, लेकिन सेकेंडरी कंसिडरेशन में लेना है। ठीक है, चलो अगर तुम ट्रांसपोर्ट में रहते हो, अगर तुम ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हो, तो ठीक है, कस्टमर जैसे कह रहा है वैसे तुम्हें मूवमेंट करना है, तो मूवमेंट को तुम प्राइमरी कंसिडरेशन देना है, मूवमेंट को। तो ठीक है, सेकेंडरी कंसिडरेशन किसको, कॉस्ट एंड टाइमिंग। सेकेंडरी कंसिडरेशन किसको, कॉस्ट एंड टाइमिंग। तो ठीक है, इसका मतलब अगर तुम ट्रांसपोर्ट में रहते हो तो तुम्हें प्राइमरी किसको, मूवमेंट, सेकेंडरी किसको, कॉस्ट, टाइमिंग। चलो अगर तुम सप्लाई में रहते हो, तो फीचर्स को प्राइमरी मूवमेंट, कॉस्ट एंड टाइमिंग को सेकेंडरी मूवमेंट, सेकेंडरी इंपोर्टेंस मतलब कंसिडरेशन। अगर तुम सर्विस में रहते हो, तुम्हें ट्रीटमेंट को प्राइमरी कंसिडरेशन देना है, कॉस्ट एंड टाइमिंग को सेकेंडरी कंसिडरेशन देना है। इसका मतलब प्राइमरी कंसिडरेशन विल बी फीचर्स ऑफ गुड्स मतलब क्वालिटी, सेकेंडरी कंसिडरेशन विल बी कॉस्ट एंड टाइमिंग। जो तीन कंसिडरेशन था ओएम का, ऑब्जेक्टिव का, कस्टमर सर्विस का, कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइमिंग, कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइमिंग, कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइमिंग। तो इसमें क्वालिटी मेरे लिए प्राइमरी इंपोर्टेंस होता है, कॉस्ट एंड टाइमिंग मेरे लिए सेकेंडरी इंपोर्टेंस होता है। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा प्राइमरी इंपोर्टेंस क्वालिटी होता है, तो मुझे अच्छा क्वालिटी का क्लास बनाना है। अगर अच्छा क्वालिटी का क्लास बनाने के लिए मुझे कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया तो भी मेरे स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी हमारा क्लासेस इंडिया में एकदम रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। तो देखिए
तो अगर तुम्हें हमारा क्लास पसंद है तो अब इमीडिएटली हमारा क्लास बुक करो, क्योंकि कल हमारा क्लास का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, कल, आज नहीं। तो आज अगर तुम बाय करोगे तो इस रेट में बाय करोगे। तो ठीक है, चलो। तो बेटा कस्टमर सर्विस का कंसेप्ट हो गया। जो ऑब्जेक्टिव था मेरा ओएम का, दो ऑब्जेक्टिव था, एक था कस्टमर सर्विस और एक था रिसोर्सेस एलोकेशन। तो मैंने पूरी तरफ से कस्टमर सर्विस को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मुझे एक्सप्लेन करना है। आप बोलेंगे सर ये पीडीएफ को हमें रीड करना है क्या? बेटा ये पीडीएफ को अपने आप रीड करो, अभी ये पीडीएफ समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है मैंने सब कुछ तुम्हें समझा चुका हूं। तो ठीक है, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ OM, the second objective of OM is resources utilization। तो लिखो resources utilization। बेटा resources utilization का मतलब तुम्हारे पास जितना रिसोर्सेस है तुम उसको ऐसे यूटिलाइज करो जैसे कि तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमेशन, प्रॉफिट मैक्सिमेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मैक्सिमेशन करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसका रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो लिखो मेरे साथ साथ मैं जो लिख रहा हूं, तो आरो दे के लिखो इधर, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ OM इज यूटिलाइज रिसोर्सेस एफिशिएंटली। फुल स्टॉप। तो तुम्हारे पास जितना भी रिसोर्सेस है उसको तुम एफिशिएंटली यूटिलाइज करो। तो ठीक है, नेक्स्ट लाइन आरो देके लिखो, इट मीन्स कस्टमर सर्विस must be provided with the achievement of effective operation through efficient use of resources। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस leads to increase in cost, which will result in commercial failure of organization। अगर तुम तुम्हारे रिसोर्सेज को इनइफेक्टिवली यूज करोगे, तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर हो जाएगा, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें मार्केट में बचना है, अगर तुम्हें मार्केट में कम्पीट करना है, तो तुम्हारा रिसोर्सेस को तुम इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। तो ठीक है, चलो लिखो OM
इज कंसर्न विथ, मैं जिसे लिखा रहा हूं ऐसे लिखो, ओएम इज कंसर्न विथ, मतलब ओएम क्या करेगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करेगा, तो ओएम इज कंसर्न विथ यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस टू ऑब्टेन मैक्सिमम इफेक्ट। तो ओएम तुम्हें क्या कराएगा ना, ओएम तुम्हें कराएगा ऐसा प्लान देगा, ऐसा नॉलेज देगा जिससे कि तुम तुम्हारा रिसोर्सेस को यूटिलाइजेशन कर पाओगे इन मैक्सिमम वे या फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। फिर क्या कराएगा तुम्हें ओएम, ये मिनिमाइज करेगा तुम्हारा लॉस, ओएम तुम्हारा लॉसेस को मिनिमाइज करेगा, ओएम तुम्हारा लॉसेस को मिनिमाइज करेगा। अच्छा, फिर क्या करेगा, अंडर वेस्टेज ऑब्लिक स्क्रैप, मतलब तुम्हारा वेस्टेज या स्क्रैप को वो कम कर देगा, तुम्हारा वेस्टेज ज्यादा नहीं होगा, जितना होगा मतलब होना चाहिए उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा वेस्टेज होगा तो तुम्हें नुकसान होगा ना, तो वेस्टेज तुम्हारा मिनिमाइजेशन हो जाएगा। फिर क्या करेगा, अचीवमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन तुम्हें अचीवमेंट कराएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बेटा यही था तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएम। तो देयर इज टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएम, नंबर वन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड नंबर टू इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। चलो इसको खुद रीड कर लेना, तुम्हारा स्टडी मैट का लैंग्वेज। नेक्स्ट देखो, द कंसेप्ट इज स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ठीक है, स्कोप का मतलब, अब स्कोप भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव होता है, तो ठीक है, तो स्कोप मतलब हम अगर नैरो सेंस में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव, अगर हम ब्रॉड या वाइड सेंस में बोलेंगे तो स्कोप। स्कोप मतलब आप किससे बाहर नहीं जाएंगे, आप किसी से बाहर नहीं जाएंगे। मैंने बोला कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अच्छा पढ़ना, मतलब अच्छा मार्क लाना, हाँ। फिर मैंने बोला कि तुम्हारा स्कोप है तुम्हारा स्टडी मैट, तुम स्टडी मैट से बाहर मत जाओ, इसका मतलब स्टडी मैट के अंदर पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। तो ठीक है, चलो देखो स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसर्न विथ कन्वर्सन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट्स, ये बात तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि हाँ ऑपरेशन मैनेजमेंट में इनपुट आउटपुट को कन्वर्ट होता है। तो ठीक है, कैसे ना, यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज सो एज टू प्रोवाइड द डिजायर्ड यूटिलिटी टू द कस्टमर व्हाइल मीटिंग द अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड एडेप्टेबिलिटी। बेटा देखो इसका मतलब यही हुआ कि ओएम इज कंसर्न विथ कन्वर्सन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विथ कीपिंग द व्यू टू सैटिस्फाई कस्टमर, तो ठीक है, इट डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ फ्रॉम अदर फंक्शंस सच एज पर्सनल, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। इसका मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अदर जो फंक्शन रहा या अदर जो मैनेजमेंट टीम, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, उन लोगों का ऑब्जेक्टिव डिफर होता है। मतलब मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट
तुम फाइनेंस का मैनेजमेंट, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तुम्हारा स्कोप अलग है, मेरा ऑब्जेक्टिव मेरा स्कोप अलग है। तो ठीक है, फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज व्हिच आर लिस्टेड अंडर द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शंस। बेटा देखो, अगर क्वेश्चन आया कि राइट स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, तुम इसी को ही लिखोगे। अगर क्वेश्चन है राइट द फंक्शंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसी को ही लिखोगे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन है राइट ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आया तो इस दो को मिला के लिखोगे, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव का लिखो, फिर मतलब स्कोप का कुछ लिखो। तो ठीक है, देखो क्या करेगा, पहले देखेगा लोकेशन ऑफ अ फैसिलिटी, मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि हमारा फैसिलिटी या हमारा फैक्ट्री या हमारा आउटलेट किस लोकेशन में होना चाहिए, किस लोकेशन में होना चाहिए। बेटा लोकेशन ऑफ फैसिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, लोकेशन ऑफ फैसिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर बोलेगा कि प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग। तो ठीक है, देखो बेटा लोकेशन का मतलब किस एरिया में तुम्हारा फैक्ट्री होना चाहिए, किस एरिया में तुम्हारा फैक्ट्री होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लोकेशन। फैक्ट्री के अंदर कौन सा मशीन कहाँ इंस्टॉल होगा, कौन सा मशीन कहाँ इंस्टॉल होगा, गोडाउन किधर रहेगा, स्टोर रूम किधर रहेगा, वेस्टेज कहाँ डालोगे, ये जो डिसाइड होता है ना, इसको कहते हैं लेआउट। इसको क्या कहते हैं, लेआउट। बोलो, और ओएम क्या करेगा, ओएम क्या करेगा तुम्हारे लिए, ओएम बोलेगा कि तुम्हारा लोकेशन कहाँ होना चाहिए। मतलब अच्छा, ओएम अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मार्केट देख के तुम खुद डिसाइड कर पाओगे कि किस लोकेशन में तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री होना चाहिए। बोलो किस लोकेशन में, जिस लोकेशन में अगर तुम रेंट में रहते हो, जिस लोकेशन में ज़्यादा एरिया कम रेंट में मिलता है एंड लेबर सस्ता में मिलता है, उस लोकेशन में हमारा फैक्ट्री होगा तो चलेगा। तो फैक्ट्री को लेके मेट्रो सिटी में हम बैठाने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो फैक्ट्री उधर रखो जहाँ रेंट कम होता है, लेबर सस्ता में मिलता है, फिर उसके बाद फैक्ट्री से तुम्हारा मार्केट का जो शोरूम का ट्रांसपोर्टेशन भी ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। तो ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। प्लांट लेआउट का मतलब ऑलरेडी मैं समझा दिया कि प्लांट लेआउट का मतलब होता है तुम्हारा फैक्ट्री के इनसाइड द फैक्ट्री व्हिच मशीन विल बी इंस्टॉल होयर, दिस इज कॉल्ड प्लांट लेआउट। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन, फिर उसके बाद क्या, प्रोडक्ट डिजाइन। चलो द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डिजाइन। देखो प्रोडक्ट डिजाइन में आपको दो चीज दिखा रहा हूं। तो ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक मोबाइल है, ये भी एक मोबाइल है। तो क्या तुम देख पा रहे हो इसका डिजाइन अलग है। तो ठीक है, जो कंपनी इसके बारे में सोचा तो वो इस प्रोडक्ट का कस्टमर के बारे में पहले सोचा, फिर देखा कि मेरे जो कस्टमर है उनको क्या चाहिए, कौन सा कितना कॉस्ट में चाहिए, तो उसके हिसाब से ऐसे डिजाइन सिलेक्ट किया। जो कंपनी इसको सोचा तो इसका कस्टमर के बारे में सोचा, सब कुछ देखने के बाद वो डिसाइड किया कि इसका डिजाइन ऐसा होना है। तो इसका मतलब ओएम तुम्हें बताएगा कि तुम कैसे प्रोडक्ट डिजाइन सिलेक्ट करोगे। तो ठीक है, फिर प्रोसेस डिजाइन, मतलब तुम जो काम करोगे, तुम्हारा फैक्ट्री में जो काम होगा उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। तो ठीक है, चलो फिर उसके बाद प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। इसका मतलब हाई पी प्लस क्यू प्लस 2m, 5p प्लस, अच्छा उसमें लोकेशन भी है तो 4p, चलो L प्लस 4p प्लस Q प्लस 2m, L प्लस 4p प्लस Q प्लस 2m। L का मतलब लोकेशन, L का मतलब लोकेशन, 4p, P का मतलब प्लांट लेआउट, फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग,
प्रोसेस डिजाइनिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, क्यू का मतलब क्वालिटी कंट्रोल, 2M मटेरियल मेंटेनेंस। बोलो याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। कितना एल? एक ही एल। जिंदगी में एक बार लव करना चाहिए, इसीलिए जिंदगी में एल एक बार होना चाहिए। तो ठीक है, चलो एल हमेशा सिंगल होता है, मतलब एक होता है। खुद को प्यार करो। तो एल, एल का मतलब लोकेशन, एल का मतलब लोकेशन, ठीक है। लेकिन पी कितना होना चाहिए? 4 P होना चाहिए। क्या? प्लांट लेआउट, हाँ। प्रोडक्ट डिजाइन, हाँ। प्रोसेस डिजाइनिंग, हाँ। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल, ठीक है। क्यू कितना? एक क्यू, 1 क्यू। क्यू का मतलब क्वालिटी, क्वालिटी हमेशा एक ही होता है। एम कितना? एम 2 होता है। क्या? मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। चलो हो गया तुम्हारा स्कोप ऑफ ओएम। बोलो एल प्लस 4P, एल प्लस 4P प्लस क्यू प्लस 2M। बोलो खुद बोलो, एल प्लस 4P प्लस क्यू प्लस 2M, एल प्लस 4P प्लस क्यू प्लस 2M, ठीक है। चलो ये देखो, ये तुम्हारे लिए ग्राफ है। तो इसमें प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप लिखा हुआ है। क्या? लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। हो गया? यस सर। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो अब बोलेंगे सर प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट वहां फॉलो होगा जहां टैंजिबल गुड्स आता है, मतलब जहां टैंजिबल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां प्रोडक्शन मैनेजमेंट फॉलो किया जाएगा। जहां सर्विस या इंटेंजिबल होता है वहां ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉलो किया जाएगा। तो ठीक है, चलो ये बहुत आसान का कॉन्सेप्ट है, इसको फटाफट लिख के खत्म करो। देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज मोर यूज्ड for a system where tangible goods are produced। मतलब जहां टैंजिबल गुड्स प्रोड्यूस होता है, जहां टैंजिबल गुड्स प्रोड्यूस होता है वहां प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कंसेप्ट ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज मोर फ्रीक्वेंटली यूज where various inputs are transferred into intangible services, into intangible services, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आरो देख के लिखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट विल कवर प्रोडक्शन मैनेजमेंट विल कवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बट ऑपरेशन मैनेजमेंट विल कवर सर्विस इंडस्ट्री such as bank,
एयरलाइंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। क्या बेटा समझ में आया? प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहाँ यूज होता है? जहाँ गुड्स, टेंजिबल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट कहाँ यूज होता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज होता है जहाँ सर्विस प्रोवाइड होता है या इंटेंजिबल सर्विस दिया जाता है। तो ठीक है, चलो इसको पढ़ने का कोई दरकार नहीं, मैंने जितना लिखा है बस उतना सफिशिएंट। फिर बोला नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशन फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस। तो ठीक है, चलो इसको रीड करना है और कुछ नहीं। देखो, what it was during the past, specifically today's production system is characterized by at least 4 features। मतलब तुम्हारा जो ऑपरेशन फंक्शन होगा उसका 4 फीचर्स रहना चाहिए, तुम्हारा 4 फीचर्स रहना चाहिए। मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम कैसे होना चाहिए, तुम्हारा फीचर्स का मतलब क्या होता है? कैसे होना चाहिए। तो तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम का फीचर्स, 4 फीचर्स रहना चाहिए। मतलब इस 4 फीचर्स को रख के तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम को डिजाइन करना है। पहला क्या? मैन्युफैक्चरिंग आज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, मैन्युफैक्चरिंग आज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। इसका मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम को ऐसे बनाओ, तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम को ऐसे बनाओ जैसे कि, मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम को ऐसे बना के मैन्युफैक्चरिंग करो जैसे कि मार्केट में तुम्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तुम्हारे गुड्स को चूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तुम्हारे गुड्स को चूज करेंगे। बेटा तुम्हारा क्वालिटी अच्छा रहेगा, कॉस्ट अच्छा रहेगा, तुम टाइमिंग में दोगे तो तुम्हारा गुड्स, मतलब तुम्हें ज़्यादा कस्टमर पसंद करेंगे। तो इसका मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए? तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम ऐसे होना चाहिए कि जिसके हिसाब से, मतलब जिसके वजह से तुम्हें मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा, जिसके वजह से तुम्हें मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा। तो चलो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग आज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ ऑपरेशन सिस्टम। अब बोलेंगे सर हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे जिसके हिसाब से मुझे मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा? बेटा तुम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फॉलो करो। ये सब टेक्निक हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देते हैं। तुम्हें TQM फॉलो करना होगा। अगर तुम TQM फॉलो करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम अच्छा रहेगा, जिसके लिए तुम्हें मार्केट में एडवांटेजेस मिलेगा। तो ठीक है, फिर टाइम बेस्ड कंपटीशन करना पड़ेगा। टाइम बेस्ड कंपटीशन मतलब मार्केट में जिस टाइम में गुड्स चाहिए तुम्हें उसी टाइम में, वही टाइम में तुम्हें गुड्स अवेलेबल करना होगा। तो ठीक है, चलो मान लो मार्केट कस्टमर आज डिमांड करते हैं, कस्टमर का डिमांड आज है, तुम 4 महीने के बाद गुड्स लेके मार्केट को आओगे तो मार्केट ऑलरेडी दूसरे का सप्लायर क्या ऑक्युपाई कर चुके होंगे, तो तुम्हें और रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ठीक है, चलो फिर उसके बाद बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है? मतलब तुम्हारा जो बिजनेस प्रोसेस है ना, तो उसको और एक बार सोचो कि कहीं पे कुछ चेंज करना है कि री इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब जो इंजीनियरिंग प्रोसेस वो नहीं होता है। री इंजीनियरिंग मतलब और एक बार सोचो, और एक बार सोचो कि कहीं पे कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो अगर गलत है तो उसको रेक्टिफाई करो, उसको कहते हैं री इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? री इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जस्ट इन टाइम फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट इन टाइम का मतलब जब चाहिए मतलब जिस दिन आपको जरूरत है उसी दिन खरीदो। फोकस्ड फैक्ट्री, फ्लेक्सिबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक्सेट्रा, ये सब चाहिए। अगर ये सब तुम्हारा रहेगा तो तुम्हें मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा। फिर द सेकंड फीचर्स इज सर्विस ओरिएंटेशन। द सेकंड फीचर्स इज सर्विस ओरिएंटेशन। क्या बोला? आज स्टार्टेड एर्लियर, सर्विस सेक्टर इज गेनिंग ग्रेटर रिलेवेंस दीज डेज। इसका मतलब नाउ ए डेज सर्विस सेक्टर इज गेटिंग मोर रिलेवेंस।
नाउ डेज सर्विस सेक्टर इज गेटिंग, इसका मतलब सर्विस सेक्टर इज बिकमिंग मोर पॉपुलर नाउ डेज, सर्विस सेक्टर इज बिकमिंग मोर पॉपुलर नाउ डेज। तो ठीक है, चलो द प्रोडक्शन सिस्टम देयरफॉर नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड, द प्रोडक्शन सिस्टम therefore needs to be organized keeping in mind the peculiar requirement of the service component. The entire manufacturing needs to be granted to service, needs to be geared to serve intangible and perishable nature of services, constant इंटरेक्शन विथ क्लाइंट कस्टमर। देखो बेटा, अगर तुम सर्विस सेक्टर में रहते हो, अगर तुम सर्विस सेक्टर बिलोंग्स करते हो, तो तुम देखो अगर पेरिसेबल नेचर का गुड्स हुआ उसको भी तुम प्रोवाइड करोगे, क्योंकि पेरिसेबल हुआ, पेरिसेबल मतलब फिश, पेरिसेबल का मतलब फिश जो कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद वो डैमेज हो जाएगा। तो बोलो फिश एक पेरिसेबल गुड्स, ठीक है, क्या तुम फिश सेलिंग नहीं करोगे? तुम बोलोगे कि चलो फिश तो पेरिसेबल में क्यों सेलिंग करूंगा, तुम सेल करोगे। इसका मतलब तुम सर्विस दे रहे हो, मतलब चिलिका फ्रेश हुआ कि कुछ भी जो फिशिंग सर्विस देते हैं, मतलब बहुत कुछ कंपनी है ऐसे है जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्या फिश करते हैं, तो पेरिसेबल हुआ तो भी पेरिसेबल के ऊपर तुम्हें सर्विस देना पड़ेगा। तो ठीक है, कांस्टेंट इंटरेक्शन विथ क्लाइंट और कस्टमर, जिसको तुम सर्विस दे रहे हो उसको कांस्टेंट इंटरेक्शन करो, मतलब उसको बार बार पूछो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं। तुम अगर एक बार तुम देखोगे तो मैं रेगुलर इंटरवल में मेरे स्टूडेंट को फ़ोन करके पूछता हूँ कि बेटा क्लास कर रहे हो, बोलते हैं हाँ, कैसा लग रहा है, कोई बोलते हैं कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा लेंदी लगता है प्रोसेस। बेटा अगर प्रोसेस लेंदी होगा तो मैं क्या करूँ, तो मान लो कि अकाउंटिंग का प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, तुम्हें तो रिवाइज करके जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब तुम्हें कस्टमर के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन करना चाहिए। फिर अगर तुम्हारे पास लोकल मार्केट है तो लोकल मार्केट में अगर ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो वहाँ भी स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्शन प्रोवाइड करो, मतलब कुछ क्वांटिटी। क्या करते हैं ना, तुम एक्सपोर्ट में हो, सपोज तुम एक्सपोर्ट में हो, क्या ठीक है, तो तुम एक्सपोर्ट में होगे, लेकिन तुम्हारे पास जो लोकल मार्केट है उन लोगों का भी कुछ रिक्वायरमेंट होगा ना तुम्हारा गुड्स का। तो तुम एक काम करो कि लोकल मार्केट में जो भी गुड्स है तो उसको कम्प्लीटली तुम बंद नहीं मत करो, उसको थोड़ा सा गुड्स भी प्रोवाइड कर दो तुम्हारा लोकल मार्केट को। तो ठीक है, तो ऐसे करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सर्विस सेक्टर व सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स अच्छा रहेगा। तो ठीक है, फिर उसके बाद disappearance of smoke tests, disappearance of smoke test, सॉरी स्मोक स्टैक्स। आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या होता है, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स का मतलब क्या होता है। देखो एक बार इसको रीड करो, फिर इसके बाद उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, एनवायरमेंटल movement and gradual emergence of knowledge based organization have brought total transformation in the production system. Today's factories are aesthetically designed and built environment friendly। सुनो इसका मतलब, मैं इसका मीनिंग तुम्हें बता देता हूँ, तुम याद रखो। तुम्हारे पास जो लेबर काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सेफ्टी भी सोचो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा लेबर को तुम सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करोगे तो तुम्हारे फैक्ट्री में कोई भी काम नहीं करेगा, सब भाग जाएंगे। तो इसीलिए लेबर को प्रोटेक्शन देना दिमाग में कंसीडर करो। तो ठीक है, फिर उसके बाद तुम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, उस एनवायरनमेंट को क्या साफ और सुंदर रखने के लिए कोशिश करो, साफ सुंदर रखने के लिए कोशिश करो, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर बिगड़ जाएगा तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन आगे रन नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, बस यही दो चीज याद रखो। देखो स्मोक को प्रिफर करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अब बोलेंगे सर स्मोक को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि स्मोक खतरनाक होता है। ठीक है,
हजार्ड्स क्रिएट करता है। हजार्ड्स का मतलब ऑब्स्टैकल क्रिएट करता है, हमें दुख लाता है, हमारे पास दुख लाता है। कौन? स्मोक्स। तो स्मोक्स को हम डिसअपियरेंस करना चाहिए। तो ठीक है, इसका मतलब हमारे जो लेबर होते हैं, लेबर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उसको मतलब उसको रिमूव करो। उन लोगों के लिए सेफ्टी सोचो, एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सोचो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। तो ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल हैज बिकेम ब्यूटीफुल। स्मॉल हैज बिकेम ब्यूटीफुल, इसका मतलब तुम ये मत सोचो कि एक दिन में तुम करोड़पति बन जाओगे। तो ठीक है, एक दिन में तुम करोड़पति बन जाओगे ऐसे मत सोचो। तो नेचर क्या होता है, पहले छोटे से बड़े होने के लिए कोशिश करो। आज जो इतना बड़ा बड़ा कंपनी मार्केट में है, आज जो इतना बड़ा बड़ा कंपनी मार्केट में है, चलो रिलायंस को देखो या टाटा को देखो, कहीं किसी को भी देखो, वो एक दिन में आज के जैसे रिलायंस, आज के जैसे टाटा नहीं बना था। वो सबसे पहले एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन बना था, फिर धीरे 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 बड़ा बन गया। इसका मतलब पहले तुम छोटे बनो। अगर तुम आज के डेट में बहुत पिछले दिनों से काम करने के बाद आज तुम बड़े हो चुके हैं, इसका मतलब जो छोटे बिजनेस कर रहा है, जो आज छोटा बिजनेस लेके आगे जा रहा है, उसको तुम अंडर एस्टिमेट मत करो, उसको तुम अंडर एस्टिमेट मत करो। तो ठीक है, चलो इट वाज EF। चलो इसको पढ़ने का कोई दरकार नहीं, खुद पढ़ोगे तो चलेगा। चलो जो हमने पढ़ा उसको एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, चलो लिखने का कोई दरकार नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ओके, सेकंड दूसरा कंसिडरेशन क्या हुआ, क्या हुआ बोलो? सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन, अच्छा मैंने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोला था, सर्विस ओरिएंटेशन। तो ठीक है, चलो तीसरा क्या हुआ, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स। तीसरा क्या होगा, स्मॉल हैज बिकेम ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन या ऑपरेशन मैनेजमेंट। रिसेंट ट्रेंड का मतलब क्या डेवलपमेंट हो रहा है, रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो ठीक है, अभी प्रोडक्शन या ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। तुम्हें अगर तुम्हारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशन सिस्टम बनाना है तो तुम्हें ये सब ट्रेंड के हिसाब से तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो जमाना था तुम्हारे एरिया में तुम बिजनेस करते थे, मेरे एरिया में मैं बिजनेस करता था, लेकिन आज वो जमाना खत्म हो चुका है। तुम्हारा एरिया में मैं जाके बिजनेस कर सकता हूँ, तुम मेरे एरिया में आके बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो रहा है। इसका मतलब एक दिन था हम लोग उड़ीसा में या भुवनेश्वर में कोचिंग प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन आज के दिन हम पूरा इंडिया में कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब मेरा मार्केट प्लेस ग्लोबल हो गया। ठीक है, अगर तुम्हें प्रोडक्शन सिस्टम बनाना है, तुम ये सोचो कि तुम ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन करोगे, उसके हिसाब से प्रोडक्शन सिस्टम बनाओ, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। अगर तुम सोचोगे नहीं मैं ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्शन नहीं करूंगा, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन फेलियर हो जाएगा, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन फेलियर हो जाएगा। इसका मतलब द पहला ट्रेंड इज ग्लोबल मार्केट प्लेस। पढ़ो इसको, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हैज ए कंप्लीट मेनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म टू हैव ऑपरेशन इन मेनी कंट्रीज वेयर दे हैव सर्टेन इकोनॉमिक एडवांटेजेस। इसका मतलब अगर तुम ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं करोगे तो तुम्हारा कंपटीटर तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारा कंपटीटर तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारा कंपटीटर तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा कंपटीटर तुम्हें आगे जाने का स्कोप नहीं देगा। ठीक है, चलो फिर चलो काम कर लेते हैं। बिना प्लानिंग बिना स्ट्रैटेजी में कुछ काम मत करो, पहले प्लानिंग बनाओ, पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर उसके बाद काम करो। पहले प्लानिंग बनाओ, पहले काम स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर उसके बाद काम करो। देखो बेटा, मैं ये वीडियो लेक्चर मतलब रिकॉर्डिंग करने से पहले मैं स्टार्टिंग में प्लानिंग करता हूँ कि आज का क्लास में किस चीज़ को कवर करूँगा, मेरा PDF कैसा होना चाहिए, कौन सा पॉइंट को कौन सा कलर देना चाहिए,
पहले मैं प्लानिंग करता हूँ, स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, फिर इसके बाद वीडियो शूट करता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो तुम्हें अच्छा लगता है। ठीक है, चलो। तो प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बनाना होगा। अगर तुम बिना प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में काम करोगे तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं होगा, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं होगा। आप बोलेंगे सर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है तुम उसको रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग मैं तुम्हें बता चुका हूँ। फिर उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब चारों तरफ से तुम्हारा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, चारों तरफ से तुम्हारा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, चारों तरफ से तुम्हारा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आप बोलेंगे सर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, देखो बेटा मैं आज ये मेरे पास ये एक जियो फोन है, तो ठीक है, मैं जियो कंपनी, मैं आज जियो फोन मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे लोग या कस्टमर जियो फोन को आज यूज करते हैं, तो ठीक है। कल कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, कल कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कस्टमर सोचते हैं कि चलो जियो फोन बहुत हो गया, अभी हमें स्मार्टफोन चाहिए। तो मेरे पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि जब कस्टमर स्मार्टफोन चाहेगा तब मुझे भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करना आएगा। अगर मैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता हूँ, मतलब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करने का कैपेबिलिटी मेरे पास अगर नहीं होगा, तो जब कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा तब मेरा ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा। तो ठीक है, चलो। इसका मतलब आज तुम्हारा ओएम में, आज तुम्हारा सिलेबस में ओएम पेपर है, तो इसीलिए हम ओएम पढ़ाते हैं। मान लो कि काल जाके इंस्टीट्यूट ओएम पेपर को क्या क्या ना रिमूव कर दिया, उसके जगह पे फिजिक्स ले आया, तो मेरे पास अगर मुझे मार्केट में क्या एग्जिस्ट होने के लिए, मतलब चेंज होने के बाद, सिलेबस चेंज होने के बाद अगर मैं मार्केट में एग्जिस्ट होऊंगा तो मेरे पास फिजिक्स पढ़ाने का कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट इज टाइम रिडक्शन। इसका मतलब मुझे कोर्स खत्म करना है टाइमली, तो मैं यही सोचूंगा कि जितना रिडक्शन होगा टाइम में उतना अच्छा रहेगा। मतलब मैंने बोला था कि 5 महीना में खत्म कर दूंगा, अगर 4 महीने में खत्म हो सकता है तो मुझे 4 महीना में खत्म करना चाहिए। इसका मतलब टाइम रिडक्शन करो। फिर टेक्नोलॉजी बनाओ। देखो जब मैंने पहले रिकॉर्डिंग किया था मेरा वीडियो, पहले मैंने बोर्ड में रिकॉर्डिंग करा था, तो यहाँ पे तो बोर्ड अभी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आया, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू में हम रिकॉर्डिंग करें, ये रिकॉर्डिंग तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा क्वालिटी दिख रहा है, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करो। तो ठीक है, फिर वर्कर को इन्वॉल्वमेंट करो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिना वर्कर में आगे नहीं जा पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बिना वर्कर में आगे नहीं जा पाएगा। इसीलिए कुछ नया काम करने से पहले वर्कर को पहले पूछो कि अगर हम ऐसे करेंगे तो कैसा होगा, तुम क्या मदद करोगे, तुम्हारे पास कैलिबरिटी है या नहीं, अगर कैलिबरिटी नहीं है तो तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहिए। इसका मतलब हर काम में अगर जरूरत होगा तो हाँ, डिसीजन मेकिंग में तो लेना, डिसीजन तो टॉप लेवल वाला लोगे, लेकिन वर्कर को हमेशा इन्वॉल्वमेंट करना अच्छा रहेगा। री इंजीनियरिंग का मतलब तुम एग्जिस्टिंग तुम्हारा प्रोसेस को देखो, अगर कहीं पे गलती है, कहीं पे लैकुना है, तो उसको रिवाइज करो या रेक्टिफाई करो, उसको कहते हैं री इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल इश्यू, मतलब एनवायरमेंट को ध्यान में रखो, एनवायरमेंट को ध्यान में रखो, तुम एनवायरमेंट को कुछ नुकसान मत दिलाओ, मतलब तुम एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देना तुम्हारा काम है, क्योंकि एनवायरमेंट अगर बिगड़ जाएगा तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बच के क्या करेगा, एनवायरमेंट नहीं होगा तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बच के क्या करेगा। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग, अगर तुम बड़ा लेवल में काम कर रहे हो, मैंने देखा कि अगर तुम थोड़ा साइज कम कर दोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो तुम्हें डाउन साइजिंग करना भी पड़ेगा, मतलब राइट साइजिंग होना चाहिए। तो ठीक है, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लीन प्रोडक्शन, ये सब आगे हम डिस्कशन करेंगे, आप इधर सिर्फ पॉइंट याद रखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लीन प्रोडक्शन। तो ठीक है, चलो हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो 2 मिनट में इसको हम क्विकली रिवीजन करते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज।
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस डिपार्टमेंट के पास होता है उसको ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करता है जो सिस्टम इनपुट को कन्वर्ट करेगा आउटपुट को बाय प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्टिव देखा था। ओएम का दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है कस्टमर सर्विस और एक होता है क्या रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कस्टमर सर्विस में आपको किसको प्राइमरी कंसिडरेशन देना है, किसको सेकेंडरी कंसिडरेशन है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद रिसेंट ट्रेंड भी देख चुके हैं। मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, इसको भी हम देख चुके हैं। होप सो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, इस वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारा क्लास आपको अच्छा लगा, तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए। हमारा क्लास ज्वाइन करने के लिए ये नीचे में जो नंबर दिया हुआ है इसमें व्हाट्सअप करो, नहीं तो कॉल करो। फिर हमारा DS वर्चुअल आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। अगर तुम DS वर्चुअल को प्ले स्टोर में डाउनलोड करोगे तो तुम्हें और कुछ फ्री क्लास मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन में। तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर, मतलब सेकेंड चैप्टर। पहला चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।